हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री का यहाँ पे जो केमिकल काइनेटिक्स है उसका यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 12 है वो हम लोग लेके आ गए हैं। और आज के लेक्चर में जो हम लोग स्पेशली जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका जो अरहेनियस इक्वेशन में जो लिमिटेशन होते हैं और मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल मॉडिफिकेशन। ओके, वो हम लोग देखेंगे। और साथ में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये दो चीजें हैं जो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। और इससे पहले जितने भी लेक्चर हमने कंसिडर किए हैं, जितने भी लेक्चर हमने पढ़ाए हैं 1 से 11 तक, उसके अंदर आप देख सकते हो कि केमिकल काइनेटिक्स का स्टार्टिंग से लेके अब तक जितने भी लेक्चर हुए, जितना कॉन्सेप्ट आपका आ सकता है, CSIR नेट केमिकल साइंस गेट एग्जाम या फिर किसी भी केमिस्ट्री के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, वो सारी की सारी चीजें हमने वहां पे कवर की है। इंक्लूडिंग आपका जो PYQ क्वेश्चन होता है उसके साथ, यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो सारी चीजें भी हमने यहाँ पे कवर की है। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं लास्ट वाले लेक्चर का, जो आपका लास्ट वाला जो लेक्चर हुआ था उसके बारे में। रिकेप क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप इस चीज को कनेक्ट कर सको आज के लेक्चर में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी लास्ट वाले लेक्चर का थोड़ा सा एक जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम याद कर लेते हैं। ओके, हमने लास्ट वाले लेक्चर में जो हमारा मेन फोकस था, वो हमारा मेन फोकस क्या था, अर्हेनियस के इक्वेशन पे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो अर्हेनियस का इक्वेशन है उसको यहाँ पे लिखते हैं। और इस चीज के ऊपर एक दो जो क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ेंगे। अर्हेनियस का इक्वेशन क्या था आपके पास, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए। ये ए क्या है, आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे ई ए ये आपका क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर, ये आपका जो एक कांस्टेंट होता है ना, यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी हमने आपको बताई थी। आर की वैल्यू आपको हमने ऑलरेडी लिख के दी थी, वो क्या था आपके पास 8.314। ओके, ये आप अलग अलग वैल्यू ये आ सकती है, ये हमने लिखा था जूल पर केल्विन इनवर्स मोर मोल इनवर्स में। ओके, इसकी अलग अलग टर्म में आप इस चीज को इस्तेमाल करते हो, तो इसकी अलग अलग जो वैल्यू होती है आर की, वो चेंज हो जाती है। तो आप क्या करोगे, उस चीज का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, सभी में जो भी आपको क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, आप सब में यही चीजें क्या करोगे, लपेट दोगे। तो ऐसा ये नहीं चलेगा। आपको सिंपली क्या करना है, इसको आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से इसके जो फॉर्मूले हैं उसको लिखना है। ओके, ये मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म को देख लेते हैं। इसमें जो ए है, ए क्या है आपके पास, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ओके, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ओके, तो आप जो जो मैं यहाँ पे आपको चीजें लिखवा रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी हमने पहले लेक्चर में की है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद दिला देता हूँ। ओके, और ई ए क्या है आपके पास, ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप इस चीज को अच्छे से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से नोट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये अगर आप लाइफ में अगर आप जो भी एग्जाम आगे देने वाले हो, ओके, रिलेटेड टू केमिस्ट्री, तो वो एग्जाम आप यहाँ से डायरेक्टली पढ़ के भी क्या कर सकते हो, दे सकते हो। आपको बहुत ज्यादा जो दिक्कत है वो आपको नहीं आएगी। ओके, सिर्फ आपको रिवीजन करना है बहुत प्रॉपर तरीके से। अभी जैसे हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका जो आर की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। ओके, अगर सपोज जो आपका आर की वैल्यू है ये आपकी जूल पर केल्विन में दिया है, ये सेम वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे लीटर पर एटमोस्फियर लेते हैं तो ये चेंज हो जाती है। ओके, यहाँ पे लीटर पर एटमोस्फियर पे इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 0.0821 लीटर ATM। यहाँ पे आपका केल्विन इनवर्स और यहाँ पे आपका मोल इनवर्स। ओके, अगर आप यही सेम आर की वैल्यू को अगर आप लीटर इन बार देखते हो, तो इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू और चेंज हो जाती है। ये क्या हो जाता है, 0.0831 लीटर बार केल्विन इनवर्स पर मोल इनवर्स। ओके, अगर आप किलो पास्कल में लेते हो तो किलो पास्कल में भी इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। ये 8.314 आ जाता है, ये आपका किलो पास्कल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका केल्विन इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पे आपका मोल इनवर्स आ जाएगा। ओके, आप इसको किलो कैलोरी में भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये यहाँ पे हमने कुछ आपको आर की जो अलग अलग जो वैल्यू है जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारे जो इक्वेशन है उसको आप सॉल्व करने वाले हो, वो सारी चीजें यहाँ पे हमने दी है। ओके,
और यहाँ पे एक और जो टर्म था जो हमने सीखा था वो क्या था, अगर आपके पास एल एन की कोई वैल्यू है, ओके, एल एन एक्स है, तो इसका जो एक फॉर्मूला आता है, बेसिक सा फॉर्मूला इसको लॉग में कन्वर्ट करने का, वो क्या होता है आपके पास 2.303 लॉग ऑफ एक्स, यानी जो भी आपकी वैल्यू एक्स है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और आपको लॉग निकालने आता है, अगर आपको लॉग निकालने नहीं आता है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जो आपका सी एस आई आर नेट का जो एग्जाम होता है, ओके, या फिर जो आपका गेट का एग्जाम होता है, दोनों के अंदर आपको जो कैलकुलेटर है, ओके, कैलकुलेटर है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, ओके। तो उस कैलकुलेटर के अंदर आपको सारी की सारी जो चीजें हैं वो होती है, लॉग हो, एंटी लॉग हो, एल एन हो, ई हो, ये सारी चीजें आप उससे फाइंड कर सकते हो, ओके। तो आपको इतनी ज्यादा चिंता आपको लॉग की और एल एन की वैल्यू को याद करके नहीं करनी है, ओके। अभी इसके रिलेटेड यहाँ पे जो 5 फॉर्मूले बने थे उसको यहाँ पे हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहला लॉग का फॉर्मूला था आपका लॉग के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए, ओके, माइनस यहाँ पे आपका ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये आपका एक पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन क्या था आपके पास यहाँ पे, ये के इज इक्वल टू ए, यहाँ पे आपका ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, माइनस ई ए अपॉन आर टी था, ओके। और यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी कोई चीज एक्सपोनेंशियल में आती है ना, तो वो एक्सपोनेंशियल में जो वैल्यू होती है वो यूनिट लेस होती है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो, ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप यूनिट लगाना चालू कर दोगे, जिसके कारण जो आपका आंसर होगा वो अगर राइट भी आ रहा होगा तो आप उसको रॉन्ग करके चले आओगे। एक और फॉर्मूला इससे बनता है, वो क्या होता है आपके पास एल एन के टू अपॉन के वन, ओके, इज इक्वल टू आपका यहाँ पे ई ए अपॉन आर, और ब्रैकेट के अंदर आपका 1/T1 माइनस 1/T2, ओके। ये आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा था। चौथा यहाँ पे जो आपका एक फॉर्मूला बन रहा था वो था आपके पास लॉग के2 अपॉन के वन का इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303, और ब्रैकेट के अंदर क्या था आपके पास 1/T1 माइनस 1/T2, ओके। तो ये जो सारी चीजें हैं उसको आपने ध्यान से देखा, इसके बहुत सारे ग्राफ भी हैं, तो ग्राफ भी अगर आप चाहते हो तो ग्राफ भी मैं एक बार करवा देता हूँ, ठीक है। इसी रिलेटेड के ऊपर यानी आर्हेनियस के ऊपर भी आपको कुछ ग्राफ भी पूछे थे, ठीक है, तो ये ग्राफ भी मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। ग्राफ क्या पूछा था, जो पहला ग्राफ आपका पूछा था वो था आपका एल एन के वर्सेस 1/T के, ओके। तो इसका जो ग्राफ था, इसका ग्राफ इस तरीके से आया था, यानी ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ठीक है। y एक्सिस पे क्या था आपका यहाँ पे एल एन के था, और x एक्सिस पे क्या था 1/T था, ठीक है। और यहाँ पे आप इसका जो पूरा एक इक्वेशन दिया था आपको, वो इक्वेशन अगर आप पिछले वाले इसमें देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है। ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है ये वाला एल एन वाला, एल एन इज इक्वल टू एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ओके। तो ये वाला फॉर्मूला हमने क्या किया है, इस्तेमाल किया है। इसको चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस आपका एल एन ए हो जाएगा, ओके। और ये क्या हो जाएगा आपका एक फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, ओके। तो इस तरीके से आपको ये तो पता चल गया होगा कि इसमें y पे क्या आ जाएगा, स्लोप क्या आ जाएगा, और यहाँ पे आपका जो x है वो क्या आ जाएगा, और साथ में इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, वो सारी चीजें आपको उससे पता चल गई होगी, ओके। तो इसका जो स्लोप बन रहा था वो स्लोप बन रहा था माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये नेगेटिव है, इसके लिए स्लोप क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे, नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, स्लोप कैसे आया, किस तरीके से आपने लिखा, तो वो सारी चीजें आपको अभी नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपने बहुत सारी जो चीजें हैं वो पढ़ ली है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपका सपोज यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, ये आपका एल एन के है, सपोज अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो 1/T है उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ओके। और साथ में यहाँ पे जो आपका रेट कांस्टेंट है, वो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ओके। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसका पूरा जो एक रिलेशन है वो आपको आएगा कि अगर आपका टेम्परेचर क्या होगा, और मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/T के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका रेट कांस्टेंट के, ओके। तो यहाँ तक आई थिंक आपको सारी की सारी जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होगी।
अगर आप चाहते हो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है तो इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जितना भी सीएसआई या नेट हो या गेट हो, ये पूरी तरह से बेस होता है आप कितने ज्यादा जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं या फिर नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड, वो जितने ज्यादा आप सॉल्व करते हो उतना ज्यादा जो आपका एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाता है। ओके, तो हम लोग ऐसे ही बहुत सारे जो पहले क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत लोग नहीं करवाते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है लेकिन क्वेश्चन बहुत नहीं करवाते हैं। लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे उसी वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, देन उसका जो सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा वो हम आपको बताएंगे। ओके, अभी यहाँ पे देखो आपके पास क्वेश्चन लिखा, इस क्वेश्चन में आपको अगर मैं ऑप्शन दे दूं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर है जिसका आंसर क्या है, 1/6 × 10⁻12 सेकेंड का इनवर्स है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपको 4.2 × 10⁻12 सेकेंड का इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया है यहाँ पे 2.4 × 10⁻9 सेकेंड का इनवर्स। ओके, और ऑप्शन नंबर डी दिया है आपको 1.2 × 10⁻6 सेकेंड का इनवर्स। ओके, अभी आप क्या करो, यहाँ पे ध्यान से देखो आपको क्या क्या चीजें दी है। ओके, क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन देखते हो ना तो आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हो जब भी आपको ऐसे एनएटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको सब डिवाइडेड कर लेना है अलग अलग पार्ट में। ओके, जैसे यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया है वो आप देखो यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले तो आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दिया है। ओके, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या हो गया, आपका ए हो गया। उस अभी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन अरहेनियस इक्वेशन की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी आपको दी है, यानी ए की वैल्यू दी है। वो क्या है आपके पास 1.6 × 10⁻12 सेकेंड का इनवर्स दिया है। ओके, अभी यहाँ पे क्या पूछा है कि the value of rate constant and extremely high temperature will be close to। ओके, अभी यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी जो इक्वेशन है उसको हम लोग ले लेते हैं, k इज इक्वल टू ए। ओके, यहाँ पे E माइनस ई ए अपॉन आर टी। अभी एक चीज हमने कही थी कि ई ए अपॉन आर टी क्या होता है, यूनिटलेस होता है, तो इसका कोई टेम्परेचर नहीं आएगा एट एट हाई टेम्परेचर, या फिर आप एक्सट्रीम टेम्परेचर कह सकते हो। अभी एक्सट्रीम टेम्परेचर क्या होगा कि अगर आपका एक टेम्परेचर नॉर्मल है, जब ये एक्सट्रीम हो जाएगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, आपका इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा। ओके, और इन्फिनिटी में पहुंचने के कारण अगर आप यहाँ पे वैल्यू को अगर आप पुट भी करते हो, यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट यहाँ पे 6 × 10⁻⁻12। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे e की जो वैल्यू है, e की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस ई ए अपॉन आर टी। अभी आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर लिखते हैं यानी 8.314, इसको अभी हम लोग थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय जीरो हो जाएगा। ओके, यानी इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ जाती है, सिंपली एक तरह से इन्फिनिटी को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप इन्फिनिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1.6 × 10⁻12, और ई का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अभी ई का जीरो हो गया तो आपको पता है कि k इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगर ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 1.6 × 10⁻12 सेकेंड इनवर्स दिया है, तो k की भी वैल्यू कितनी होगी, 1.6 × 10⁻12 सेकेंड का इनवर्स। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको टैकल करने आने चाहिए। आप मुझे बताओ कि क्या ये क्वेश्चन में आपको तकलीफ हुई, या फिर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझा, या फिर ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत कहाँ आई, ये मुझे आप बताओ। ठीक है, ये कमेंट करके आप बता सकते हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में मुझे इस तरीके से दिक्कत आई, मुझे नहीं लग रहा कि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत आई होगी। ओके, तो ये सिंपल था। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका किस तरीके से जो आंसर है वो आएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो, और आप मेरे से पहले भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और आप मैच कर लो कि आपका आंसर क्या आता है
और फिर मेरा आंसर क्या आता है। ओके, अगर आपका आंसर सपोज रॉन्ग आ जाता है गलती से, तो आप क्या करोगे, मेरे आंसर को चेक करोगे कि हमने किस तरीके से वो सारे की सारी जो सॉल्यूशन है उसको प्रोवाइड किया है स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से। आपका और मेरा स्टेप बाय चेक करना है कि आप में कहाँ गलती हुई है, वो आपको चेक करना है। ओके, और अगर आपका स्टेप सही है, क्लियर है, तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख के दे दिया है। इसके जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को भी यहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर वन है वो है आपका एल का 10 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है आपका सिर्फ 10 है। ऑप्शन नंबर सी है वो है आपका 10 + ई है। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है आपका ई का पावर 10 है। ओके, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए हैं। अभी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक जो स्टेप बाय स्टेप है हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर द रिएक्शन विथ एन एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी दिया है यानी ई ए की वैल्यू दी है। वो कितना है आपका 49.8 किलो जूल। ओके, मोल इनवर्स है, ये आपको वैल्यू दी है। साथ में यहाँ पे द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट 8, यहाँ पे आपको दो टेम्परेचर दिए हैं, एक आपका T1 दिया है और दूसरा आपका T2 दिया है। और ये किस पे दिए हैं आपको, रेट कांस्टेंट पे दिए हैं यानी K1 और K2 पे दिए हैं। ओके, यहाँ पे आपको K1 K1 पे जो टेम्परेचर है वो और K2 पे जो टेम्परेचर है वो दोनों दिया है। K1 पे जो टेम्परेचर है वो कितना दिया है आपको, उसको हम लोग T1 लिख सकते हैं, वो आपको दिया है 600 केल्विन। ओके, और आपको जो T2 है, T2 पे आपको कितना दिया है, वो दिया है आपको 300 केल्विन दिया है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास क्या है, ऑलरेडी एक फॉर्मूला है एलएन का, और एलएन का फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको लिखा है। अगर आप चाहो तो अब मैं वापस आपके लिए लिख सकता हूँ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, वो फॉर्मूला क्या है आपके पास, एल एन। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये एल एन क्या क्या है वैल्यू, यहाँ पे आपके पास K2/K1, या फिर आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, K1/K2, आपके ऊपर है आपको किस तरीके से लिखना है, उस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप K1/K2 हमने लिखा है इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका ये एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर है, और ब्रैकेट के अंदर है 1/T1 माइनस 1/T2 है। ओके, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑलरेडी आपको दिया है। यही सेम इक्वेशन क्या करना है आपको, इस्तेमाल करना है, और इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपको ये सारी चीजें सॉल्व करनी है। ओके, यहाँ पे एल एन K1 की वैल्यू कितनी है आपके पास वो लिखना है, तो वो क्या है आपके पास K600। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्या है आपके पास K300 है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 49.8 दिया है, और आर की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे आपको दी है, वो कितनी है आपके पास 8.314। ओके, ये आपको जूल पर मोल इनवर्स में दिया है, तो आपको वो सारी चीजें भूलनी नहीं है। यहाँ पे भी आपको जूल पर मोल इनवर्स में दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या ये बच जाएगा, कैल्विन बच जाएगा, वो कैल्विन आपको यहाँ पे लिख देना है। ओके, आपको एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से बारीकी से देखना है, आप कोई भी स्टेप मिस नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर देखो तो T2 आपको कितना दिया है, सॉरी यहाँ पे आपको T2/T1 आएगा, या फिर आप इस तरीके से भी ले लो, आपको T1 कितना दिया है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, T1 आपको दिया है सिंपली यहाँ पे 600। ओके, और यहाँ पे आपको एक तरह से, सॉरी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका T1 कितना दिया है आपको 600 दिया है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, T2/T1 आ जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज किया है तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ओके, तो ये और कुछ नहीं चेंज किया है, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे चेंज किया था ना, वही सारी चीजें यहाँ पे कर रहे हैं।
तो T2 क्या है आपके पास 300 है, करेक्ट। और T2 क्या है आपके पास 600 है, करेक्ट। हमने ये इक्वेशन लिख लिया। अभी ये इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसका जो आंसर है वो आता है। ओके, आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास एल एन K1/K2 है, राइट। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी आपको वैल्यू दी है, वो क्या है आपके पास 49.8। ओके, यहाँ पे मैं इस बार ये भी लिख लेता हूँ, यूनिट भी किलो जूल मोल इनवर्स दिया है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपको कितना दिया है, 8.314 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, किलो जूल पर मोल इनवर्स आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे दोनों की जो यूनिट है वो तो कट हो जाएगी। और ब्रैकेट में क्या है आपके पास 1/300 माइनस 1/600। ओके, यही वैल्यू आपको दी है या फिर कुछ और दी है, जो चीजें आपको दी है वही सारी चीजें हमने क्या की है, यहाँ पे लिखी है। अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, K1 क्या आ जाएगा, K1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 600 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका K300 आ जाएगा। ओके, अभी अगर हम इस चीज को अगर हम सॉल्व भी करते हैं तो इस चीज को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी एज इट इज इसको रहने देते हैं, सिर्फ यूनिट को कट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 49.8। ओके, और नीचे आ जाएगा आपके पास 8.314 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ओके, ये इंपॉर्टेंट होगा आपका 10⁻⁻3, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जब ये ब्रैकेट सॉल्व करूंगा ना। अभी अब ब्रैकेट सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 600 माइनस 300। ओके, और नीचे क्या आ जाएगा आपके, यहाँ पे आ जाएगा 18। ओके, 0000। आप चाहो तो इसको करके देख सकते हो, यही आएगा सेम। अभी आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, K600 डिवाइडेड बाय K300। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 49.8, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 8.314 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, अगर आपने 600 माइनस 300 किया तो ये आपका 300 आ जाएगा। अभी मुझे बताओ, क्या मैं इस चीज को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 8 × 10⁻⁴। ओके, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैंने इस तरीके से लिखा तो यहाँ पे आपका ये 3 यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ से 3 ये कट हो गया। यहाँ पे आपका 1 बचा और यहाँ से 1 0 हमने क्या किया, कट कर दिया। ओके, और कुछ नहीं किया, जो पद्धति होती है कट करने की वही सारी चीजें हमने क्या की है, यहाँ पे अप्लाई की है। ये आपका कितना हो जाएगा, K600, यहाँ पे आपका K300 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू, अभी आपके पास क्या बचा, 49.8 बचा। और नीचे आपके पास क्या बचा, 8.314 बचा, राइट। और ब्रैकेट में आपके पास क्या बचा, यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 18 बचा। ओके, ये आपके पास एक वैल्यू बची है। आप सिंपली इसको क्या करो, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, आप इसको और छोटा मत करो, यानी आप सोचोगे कि इसको 2 से भी हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, लेकिन कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो वैल्यू आपको सेम ही आने वाली है। ओके, यहाँ पे 300, यहाँ पे आ जाएगा 49.8 मल्टीप्लाई बाय 30। ओके, और नीचे आ जाएगा आपके पास 8.314 मल्टीप्लाई बाय 80। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसका अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1494 आ जाएगी, ठीक है। और नीचे कितना आएगा, 149.6 आ जाएगा। ओके, और इसका जो टोटल आंसर आएगा, टोटल आंसर कितना आ जाएगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9.98। और यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ K600 डिवाइडेड बाय K300। ओके, और सिर्फ आपको अगर यहाँ पे वैल्यू एक सिंगल टर्म में चाहिए तो आप सिंपली क्या करो, इसको उस तरफ से शिफ्ट कर दो। तो ये सिंपली हो जाएगा e⁻10 हो जाएगा, यानी 9.98 ऑलमोस्ट इक्वल टू 10। इसके लिए हमने ये क्या आ जाएगा, आपका एक फाइनल आंसर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है। ओके, तो आई थिंक अभी इसके अंदर तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। जो भी चीजें हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, अगर आपको हार्ड लगता है तो प्लीज आप लोग हमें बताएं कि आपको क्या हार्ड लगता है और किस तरीके से आपको ये सारी चीजें आपको नहीं समझ रही है। तो हम आपको बहुत प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें हैं वो आपको समझा के देंगे और आपको ये पूरा का पूरा जो आंसर है वो आपको करवा के दिया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन को चाहे तो हम सॉल्व करके देखते हैं, ताकि आपका जो थोड़ा मोड़ा जो डाउट है वो भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इक्वेशन देता हूँ आपको,
ठीक है, सिंपली इसमें क्या करना है, आपको रिलेशन बताना है। ओके, आप आई थिंक रिलेशन तो आप बता सकते हो, सिंपल, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं आपको हाफ लाइफ देता हूँ, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक रिलेशन आपको पूछता हूँ विद टेम्परेचर। ओके, और ये ऑलरेडी हमने ये सिखाया है, इसके लिए हम लोग पूछ रहे हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ध्यान दो। द हाफ लाइफ, ओके, अभी यहाँ पे इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका ln T1/2, यहाँ पे आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज ln T1/2 is directly proportional to temperature. ऑप्शन नंबर सी इज T1 यहाँ पे हाफ। ओके, यहाँ पे, और ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T का क्यूब स्क्वायर। ओके, क्यूब। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, T1/2 T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T का क्यूब। ओके, ये आपके पास ऑप्शन है, और आपको बताना है कि जो आपका फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो टेम्परेचर के साथ किस तरीके से रिलेशन रखेगा, वो आपको यहाँ पे सिंपली एक्सप्लेन करना है। ओके, यहाँ पे आपके पास टी हाफ का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास ln2/k होता है। ओके, आपके पास ln2 की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, वो वैल्यू क्या होती है, 0.693 होती है। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है, आप चाहो तो यहाँ पे निकाल भी सकते हो ln2 की वैल्यू। और ये ln2 की वैल्यू किस तरीके से आएगी, यहाँ पे 2.303। ओके, लॉग ऑफ 2। तो ये आप सिंपली इसको ये कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, लॉग आपको निकालना आता है, लॉग निकाल के आप मल्टीप्लाई करना आपको बहुत सिंपली है। ओके, अपॉन के आ जाएगा। ओके, ये जो आया है ऑन द बेसिस ऑफ किसके ऊपर आया है, ये बेसिस ऑन टेम्परेचर। ओके, ये टेम्परेचर के बेस के ऊपर आपने ये हमने लिखा है। ओके, अभी सिंपली मैं यहाँ पे एक चीज आपको पूछ रहा हूँ, ln T1/2 दिया है, और इसकी वैल्यू क्या दी है आपको, ln 0.693 अपॉन यहाँ पे आपको के दिया है। ओके, और आपके पास एक फॉर्मूला भी है ln का, वो ln का फॉर्मूला क्या है उसको हम थोड़ी देर बाद समझते हैं, जिसमें आपको और टेम्परेचर दिया है। ओके, क्योंकि आपको टेम्परेचर ही तो मेन है ना, 0.693 माइनस ln का के। ओके, ये आपको दिया है, क्योंकि यहाँ से हमने ln को शिफ्ट कर दिया है इसकी दूसरी तरफ, इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस ln का के हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा टर्म। इज इक्वल टू इसका जो ओवरऑल वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ln का 0.693 माइनस यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ln E a माइनस अपॉन आर टी, ये वैल्यू आई गई आपकी। और ऑलरेडी आपके पास रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपके पास है, वो क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मल्टीप्लाई बाय ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आपके पास जो वैल्यू है वो ऑलरेडी क्या है आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अभी यही वैल्यू का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, इसका जो रिलेशन है वो हम लोग यहाँ पे रिलेशन एक बार देखते हैं। ये क्या आ जाएगा, टी हाफ आ जाएगा इज इक्वल टू ln 0.693 माइनस ln का एक्सपोनेंशियल फैक्टर यहाँ पे a प्लस आपका ई ए अपॉन आर टी। ओके, ये आपके पास इक्वेशन बना। अभी सिर्फ आपको क्या देखना है कि जो आपका टी हाफ है वो टी हाफ किस तरीके से इसको ये कर रहा है। ओके, यहाँ पे आपके पास ln अपॉन टी दिया है। अभी सिर्फ आपको किसको इसके साथ, टेम्परेचर के साथ वेरी करना है, टेम्परेचर के साथ इसको कंपेयर करना है। तो टेम्परेचर यहाँ पे आपका ये T1/2 दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप ln दिया है, और ये टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे आपका 1/T दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली ये बता सकते हो कि यहाँ पे अगर यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो यहाँ पे जो 1/T है वो भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, और इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, तो मुझे आप बताओ कि क्या ये क्वेश्चन में अभी आपको कोई दिक्कत आ रही है, या फिर इसके अंदर अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो आप लोग प्लीज हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। आपको जो भी नहीं समझ रहा है वो आप हमसे डायरेक्टली पूछ लो,
उसका जो आंसर है आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है, ओके, वो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और उसको यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। हमने अभी पीवाईक्यू क्वेश्चन किए जो रिलेटेड थे आपके अर्हेनियस इक्वेशन के, ओके। अभी यहाँ पे हम लोग जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, ओके, विथ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन rate of reaction in complex रिएक्शन, ओके। तो आपको सिंपली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऊपर जो आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वो आपको देखना है और उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सारी चीजें आपको क्या करनी है यहाँ पे पता करनी है, ओके। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यहाँ पे कंसिडर करता हूँ और ऑलरेडी आपने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें मोर देन वन स्टेप में जो रिएक्शन होता है वो आपका कंप्लीट होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हो सकता है, सपोज आपके पास दो रिएक्टेंट है, ओके, ए प्लस बी, जिसमें आपका जो के ओवरऑल है, ओके, यानी ये के ओवरऑल क्या हो सकता है, जहां से आपका ये पूरा रिएक्शन बन रहा है और उससे आपका एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। और दूसरा यहाँ पे जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है उसका जो ओवरऑल वैल्यू है वो आपको यहाँ पे एज अ कंडीशन दिया है, ओके। और इस कंडीशन में आपको एक चीज और कही है कि जो आपका के माइनस वन होगा वो बहुत क्या होगा, बड़ा होगा, ओके। वो किससे बड़ा होगा, आपका के टू से। अभी इसका अगर आप मैकेनिज्म लिखना चाहो, ओके, ऑलरेडी आपको मैकेनिज्म दिया होगा मेरे हिसाब से, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको मैकेनिज्म पहले से प्रोवाइड होता है। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं दिया होगा तो ये भी चीजें हमने बताई है कि आप किस तरीके से मैकेनिज्म को भी निकाल सकते हो। इसका मैकेनिज्म किस तरीके से आएगा ये आप ध्यान से देखो, ओके। आपके पास ए प्लस बी है, ओके। इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या हो रहा है, सी का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। और वापस ये सी से क्या हो रहा है, आपके पास ए और बी का फॉर्मेशन हो रहा है। ए प्लस बी का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे जो इसका रेट कांस्टेंट है वो क्या है, आपका के वन है। और जब ये सी से ए बी का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसका जो रेट कांस्टेंट है वो के माइनस वन है और एक्टिवेशन एनर्जी इसका क्या है, यहाँ पे ई वन ई ए है, ओके। और यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, ई माइनस वन है, ये आपको दिया है। और जब यही सेम चीज सी से जब डी का फॉर्मेशन कर रहा है तो यहाँ पे इसका जो रेट कांस्टेंट है वो के टू है और यहाँ पे जो एनर्जी लगी है वो क्या हो रही है, ई टू लग रही है, ओके। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका जो मैकेनिज्म है वो आपको किस तरीके से करना है, ओके। अभी हम क्या करते हैं, ये जो पूरा आपको मैकेनिज्म दिया है इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक लाइन कर देता हूँ ताकि अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ओके। यहाँ पे सिंप्लीफाई करके अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो आपका ए प्लस बी है, ओके, ए प्लस बी से क्या हो रहा है, आपका सी फॉर्मेशन हो रहा है, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ के वन एंड ई के, ओके। दूसरा है आपके पास सी है और सी से क्या हो रहा है, आपके ए प्लस बी का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ के माइनस वन और ई माइनस वन के, ओके। और उसके बाद तीसरा है आपके पास सी है और सी से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली डी यानी प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ K2 और यहाँ पे आपका E2। ये आपके तीन यहाँ पे जो इक्वेशन है वो यहाँ पे बन रहे, ओके। ये आपका सेकंड हो जाएगा और ये आपका थर्ड हो जाएगा। अगर आपको कहा जाए इन तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए तो मेरे हिसाब से आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में तो बहुत अच्छे चैंपियन हो, आपको उसके अंदर तो कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। तो आप सिंपली यहाँ पे इसका सबसे पहले बार रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। ये क्या आ जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी, ओके, इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे आपका प्लस डी सी अपॉन डी टी, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे आपका के वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। उसी तरीके से सेकंड का भी आप लिख लो। सेकंड का क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे आपका डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे आपका डी बी अपॉन डी टी। यहाँ पे पॉजिटिव आता है, अगर आपने नहीं लगाया तो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, के माइनस वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आ जाएगा, सॉरी ए नहीं सी आएगा, ओके। तो ये आपने लिखा। उसी तरीके से यहाँ पे आप तीसरे का भी रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका माइनस आ जाएगा, ये प्लस आपका डी डी अपॉन डी टी
इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C आ जाएगा। ओके, तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली है। अभी ये दो जो जितने भी हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखे उसमें एक चीज बहुत कॉमन था। ओके, और आई थिंक आपने वो चीजें हैं नोटिस की होगी और ये चीजें हमने पढ़ी भी थी। इसमें अगर आप देखो ओके ये रिएक्शन में कि आपका जो डी डी अपॉन जो डी टी बन रहा है उसका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है आपके पास K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी है। ओके, और आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी क्या हो रहा है दोनों में आ रहा है, तो ये एक तरह से क्या हो गया आपका इंटरमीडिएट हो गया। ओके, ये आप मानते हो ना कि ये दोनों में आ रहा है, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन में आ रहा है और रिएक्टेंट में भी आ रहा है। ओके, इसके लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं इंटरमीडिएट कहते हैं। और जब भी आपको इंटरमीडिएट आता है तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं दूर करने के लिए हम लोग दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। दो मेथड कौन से हैं, सबसे पहला आपका स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड, दूसरा है आपके पास प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड। यहाँ पे आपको कोई भी फास्ट स्लो रिएक्शन नहीं लिख के दिया है, इसके लिए हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे एस एस ए का इस्तेमाल करेंगे जो है आपका स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ओके, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसके अंदर तो अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ओके, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अभी अकॉर्डिंग टू द स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो आपका यहाँ पे डी डी अपॉन डी टी है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे आपको क्या दिया है ऑलरेडी आपको जो वैल्यू दी है के वन की वैल्यू क्या दी है आपको ए दी है और यहाँ पे आपको बी दी है। आपको सिंपली क्या करना है सभी में अगर आप देखो तो इसको कंपेयर कर लेना है। ओके, तो अगर आप सभी को कंपेयर करते हो यहाँ पे तो कंपेयर में कैसा आएगा, सबसे पहला जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है K1 A B। ओके, दूसरा है आपके पास K-1 यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी है। ओके, तीसरा है आपके पास -K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी है। ओके, अभी हम तीनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो तीनों को कंपेयर किस तरीके से किया जाता है, ये K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा K-1 आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी प्लस आपका यहाँ पे आपका माइनस साइन है इसके लिए ये चेंज हो रहा है, नहीं तो आप बोलोगे कि चेंज कैसे कर दिया। ओके, यहाँ पे आपका K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, ठीक है, ये आपको इक्वेशन बना। अभी इस इक्वेशन को हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं ये आप मुझे बताओ, K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा अपॉन K-1। ओके, ये आपका C है प्लस आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। क्या आप मुझे बताओ क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन नंबर दे दिया या फिर मैं इसको क्या करता हूँ हाईलाइट कर लेता हूँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं आगे जो पूरा एक डेरिवेशन है उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इसका जो वैल्यू है वो आपको लिखना है। ओके, अभी सिंपली आपके पास दो इक्वेशन बने, दो इक्वेशन कौन कौन से, सबसे पहला आपके पास ये इक्वेशन बना और दूसरा आपके पास ये इक्वेशन बना। ओके, अभी हम सिंपली क्या करेंगे ये दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में पुट कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं पुट टू इन वन। ओके, तो यहाँ पे आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पूरी वैल्यू को आप क्या करेंगे इसके अंदर पुट कर देंगे। ओके, अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ पे किस तरीके से इक्वेशन बनेगा वो आप देख लो। यहाँ पे इक्वेशन बनेगा आपके पास d अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास क्या है K2 है, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ओके, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा K-1 आ जाएगा प्लस आपका K2, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखो इस चीज को आप इस तरीके से K ओवरऑल करके भी अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हो तो K ओवरऑल की जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास K1 अपॉन K2 डिवाइडेड बाय K-1। ओके, प्लस आपका K2, ठीक है। तो आप क्या इस तरीके से भी इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी आपका क्या है K1 प्रेजेंट है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे एक और आपका जो इक्वेशन है वो फॉर्म हो जाता है जिसको हम लोग के ओवरऑल बोलते हैं। और जब भी आपको के ओवरऑल के ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे इसका इस्तेमाल करोगे जिसको हमने क्या किया है इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे दे दिया है। ओके, और इसी को हम लोग रेट कांस्टेंट और रिलेशन को यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं आप लिख सकते हो कि वी नो द
रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर इज गिवन अस। ओके, तो ये आपके पास क्या हो रहा है, इस तरीके से जो आपको टेम्परेचर दिया था उसका आप जो रिलेशन है वो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो यूजिंग दिस के ओवरऑल का जो इक्वेशन है उसकी मदद से। ओके, अब ये कैसे होगा, ये यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखो क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, तो इसमें आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आप ध्यान से करोगे तो बहुत इजीली ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। ओके, यहां तक आपको समझ गया जो के ओवरऑल था। अभी आपके पास के की एक और फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पे आपके पास जो रेट कांस्टेंट उसका एक फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा था, वो क्या था, ए यहाँ पे ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, करेक्ट। अभी मुझे बताओ, अगर मुझे इसका के वन निकालना है तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, ए ई अपॉन ई ए अपॉन आर टी आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर इसका मुझे के माइनस वन लिखना है तो ये भी हमें लिख सकता हूँ, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए माइनस वन ई माइनस ई ए अपॉन आर टी आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं के ओवरऑल लिखता हूँ तो के ओवरऑल भी इसका अगर हम लिख लें तो यहाँ पे आपके पास दो ही फॉर्मूला है, एक तो के वन है और के टू है। ओके, आपके पास के वन मिल गया, अगर आप चाहो तो के टू भी निकाल लो, के टू हम निकाल लेते हैं। के टू क्या आ जाएगा आपके पास, ए टू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। अभी आपके पास तीनों वैल्यू आपको मिल गई। ओके, चाहे आपका के वन हो, के माइनस वन हो और के टू हो। ओके, तीनों यहाँ पे आपको वैल्यू आपको क्या करनी है, पुट कर देनी है के ओवरऑल में। ओके, सिंपली आपको यहाँ पे जो के ओवरऑल के जो वैल्यू दिया है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। के ओवरऑल का फॉर्मूला क्या है आपके पास, के वन अपॉन के वन इंटू के टू, यहाँ पे आपके पास के माइनस वन प्लस आपका के टू। ओके, ये आपके पास एक फॉर्मूला आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। सिंपली अगर इसके अंदर हम लोग इस फॉर्मूले के अंदर अगर हमारी वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, के ओवरऑल आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ए वन ई माइनस ई ए अपॉन आर टी आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय ए टू ई माइनस यहाँ पे आपका ई ए अपॉन आर टी, ये सेकेंड वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय ए माइनस के माइनस वन की क्या वैल्यू है यहाँ पे, ए माइनस वन ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास के टू है, के टू की वैल्यू क्या है आपके पास, ए टू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है। ओके, और अगर आप इस चीज को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये सॉल्व होगे किस तरीके से इक्वेशन बनेगा वो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ताकि आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो सिंपली जो आपका के ओवरऑल का जो वैल्यू यहाँ पे बन रहा है, के ओवरऑल वो क्या बन रहा है यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये क्या बनेगा, ए ओके वन ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, एक वैल्यू बनी। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आपके पास, ए टू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी बन रहा है। ठीक है, करेक्ट। और नीचे क्या आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो नीचे की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, के माइनस वन आ जाएगी और यहाँ पे आपके पास के टू आ जाएगा। ओके, ये इसके लिए आएगा क्योंकि ये दोनों जो वैल्यू है क्या हो जाएगी यहाँ पे कट हो जाएगी, जो आपके पास e माइनस वन अपॉन आर टी है और ई टू अपॉन आर टी है, ये दोनों वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। ओके, अभी यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन बना, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ओके, क्योंकि ये इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमें आगे क्या करना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये आपके पास एक और इक्वेशन यहाँ पे आपका फॉर्मेशन में आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन इसको हमने क्या किया, हाईलाइट कर लिया। अभी आपके पास एक और कंडीशन है, सपोज मैं आपको एक कंडीशन देता हूं कि ये कंडीशन क्या है, ये थोड़ा सा इसको इस तरीके से, ये आपके पास एक कंडीशन है, जैसे आपके पास के माइनस वन है ना, अगर के माइनस वन अगर आपका बड़ा है के टू से। ओके, तो ये सिंपली क्या होगा कि जो जहां जहां पे आपका के टू है वो के टू क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा के वन से। ओके, के माइनस वन से। इसके लिए यहाँ पे जो वैल्यू ऊपर थी यहाँ पे पावर के अंदर वो क्या हो गई, कट हो गई, यानी दोनों जगह के माइनस वन आ गया और के माइनस वन होने की वजह से वो दोनों वैल्यू क्या हो गई थी, यहाँ पे कट हो गई थी। ओके, तो आपको इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास के ओवरऑल की वैल्यू है वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो। और के ओवरऑल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, ए वन ई माइनस ई ए अपॉन आर टी आ जाएगी। ठीक है,
यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, A2, ओके, E माइनस ई ए अपॉन आर टी आ जाएगा, ओके, ये वैल्यू आ गई। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपने क्या किया, के माइनस वन इज लेस देन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे K2 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे K2 की वैल्यू है, उसकी जगह आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो ई मल्टीप्लाई बाय E1 माइनस वन अपॉन आर टी है, वो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, ओके। तो इस चीज को यहीं पे रखते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, माइनस ई माइनस वन अपॉन आर टी। अभी यहाँ पे आर टी अपॉन आर टी क्या है, सेम है, तो ये कट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस वन आ जाएगा, ओके। अभी जो k ओवरऑल की जो वैल्यू बनेगी, वो k ओवरऑल की जो वैल्यू है वो क्या बनने वाली है आपके पास, a1 अपॉन a2 डिवाइडेड बाय a माइनस वन, ओके, माइनस वन आ जाएगा। यहाँ पे e आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा आपका, e2 अपॉन यहाँ पे आपका आर टी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई वन अपॉन आर टी प्लस आपका e माइनस वन अपॉन आर टी, ओके। यहाँ से आपने क्या किया, एक चीज कॉमन ले लिया, इसकी वजह से ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है, ओके। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसका जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पे लिख दिया। अभी यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, एक टर्म को आप बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि वन अपॉन आर टी सभी में क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक और चीज यहाँ पे लिख सकते हो, माइनस साइन यहाँ पे निकाल दो और वन अपॉन आर टी भी क्या करो, यहाँ पे आप लिख लो, ओके। तो ये आपका एक पूरा टर्म यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर चले आएगा, ओके। तो एक इक्वेशन बनेगा आपके पास, वो इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे आप देखो, ये आपके पास इक्वेशन बन रहा है, के ओवरऑल इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे a माइनस वन, यहाँ पे आपके पास e माइनस वन अपॉन आर टी, ये आपका बाहर आ गया। और अंदर क्या बचा आपके पास, ये बचा आपके पास E2 प्लस आपका E1, ओके, और माइनस आपका E माइनस वन बचा, ओके। ये आपके पास एक इक्वेशन बना है। अभी इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका इंटीग्रल अगर हम लोग निकालें, ओके, तो अगर हम लोग इसका इंटीग्रल निकालते हैं, ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रल वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा, के ओवरऑल इज इक्वल टू ए ओवरऑल ई माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई ए, ओके, ओवरऑल अपॉन आर टी आ जाएगा, ओके। और इस तरीके से आप इसका जो ए का ओवरऑल है वो आप निकाल सकते हो, वो क्या आ जाएगा आपके पास, a1 a2 अपॉन यहाँ पे a माइनस वन, ओके। और यहाँ पे जो एक्टिवेशन ऑफ यहाँ पे ई है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी है, उसका जो ओवरऑल वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, E2 प्लस आपका E1 माइनस ई माइनस माइनस वन आ जाएगा, ओके। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, एक जो फॉर्मूला है यहाँ पे आपका फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे आपको बन रहा है, ओके। और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग वेरियस क्वेश्चन के अंदर करने वाले हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि हम लोग बहुत सारे जो वेरियस क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, लेंदी है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ओके। अगर आप इसको एक बार और प्रैक्टिस करते हो ना, एक दो बार क्वेश्चन को, अगर आप इसको पूरे डेरिवेशन को, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन आपको दिए होते हैं उसको आपको टैकल करना है। आपको कंडीशन याद रखनी है, ये जो कंडीशन आपको दी होती है ना, ये कंडीशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, ओके, कि किस कंडीशन पे किस तरीके से ये बिहेव करेगा। तो अगर आप क्वेश्चन के अंदर कंडीशन देखते हो तो उस चीज का आप ध्यान रखना, कंडीशन को आप साइड में इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, और उसके हिसाब से फिर आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन का आंसर है उसको आपको सॉल्व करना है, ओके। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन आपके पास आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सपोज आपके पास एक रिएक्शन दिया जाता है ए प्लस सी, ठीक है, और इस ए प्लस सी से आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है जो है सी। यहाँ पे आपका जो रेट कांस्टेंट है वो रेट कांस्टेंट ओवरऑल ये आपका दिया है, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको जो एक्टिवेशन एनर्जी का ओवरऑल दिया है, ओके। और सिंपली आपको पूछा है कि इसका जो मैकेनिज्म है वो आपको दिया है और कंडीशन भी दी है, ओके। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या दी है वो आप ध्यान से देखो, कंडीशन आपको दी है कि अगर आपका जो K2 है, ओके, वो K2 क्या होना चाहिए, K3 से बहुत बड़ा होना चाहिए, ओके। तो ये आप सिंपली आप बता सकते हो कि इसका जो मैकेनिज्म आएगा, मैकेनिज्म कैसे आएगा, यहाँ पे ए से सबसे पहले क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका बी बन रहा है, ओके। और बी से क्या हो रहा है, वापस आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे ए बन रहा है, ओके। तो यहाँ पे आपका K1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका E1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका K2 और यहाँ पे आपका E2 आ जाएगा, ओके। और ये सिंपली किस तरीके से आ जाएगा, B प्लस सी
और वापस बी प्लस सी से क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे डी का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ K3 and E3। ओके, तो यहाँ पे आपको एक और जो कंडीशन है वो ऑलरेडी यहाँ पे दी है, तो उस हिसाब से आप बता सकते हो कि जो A1 है, A2 है और A3 है वो किस तरीके से रिलेशन एक दूसरे में करते हैं। ओके, तो ये आपको यहाँ पे दिया है, वो आप आसानी से बता सकते हो। इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है तो प्लीज आप पूछ सकते हो मुझे। यहाँ पे आपके पास एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको CSIR नेट के अंदर आया था, ठीक है। CSIR नेट 2012 के अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आप, मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देता हूँ और साथ में क्वेश्चन दे देता हूँ। यहाँ पे आपको रेट दिया था, रेट क्या दिया था आपके पास, K2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर K1/2 K4। ओके, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आपको CH वो दिया था, और यहाँ पे आपको 1/2 दिया था। ओके, यहाँ पे आपको E ओवरऑल दिया था, ठीक है। EA ओवरऑल इज इक्वल टू E2 माइनस 1/2 E1 माइनस 1/2 E4 दिया था। ओके, और आपके पास ऑप्शन दिया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर है E1 प्लस E2, ऑप्शन नंबर 2 दिया था प्लस E2 प्लस आपका E1/2 माइनस E4। ऑप्शन नंबर 3 दिया था आपके पास E2 प्लस आपका E1/2 माइनस आपका E4/2। ऑप्शन नंबर 4 दिया था आपके पास E2 माइनस E1/2 प्लस आपका E4/2। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसके अंदर आपको रेट कांस्टेंट दिया था। ओके, यहाँ पे आपको सिंपली फाइंड करना था कि इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या आने वाला है। यहाँ पे आपको EA का ओवरऑल वैल्यू फाइंड करना था। यहाँ पे ऑलरेडी आपको इक्वेशन लिख के दिया है, सिर्फ आपको इसमें से जो कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपको बताना था। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आने वाला है। ओके, ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आपको सिंपली यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिया है E2, यहाँ पे आपका माइनस है। ओके, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो E2 प्लस E1/2 माइनस अपॉन E4/1/2। तो इस तरीके से आपको ये पूरा जो इक्वेशन है वो दिया था। आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी आपको रेट कांस्टेंट दिया हो उसका जो K ओवरऑल है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, और आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि आपको K ओवरऑल लिखने में अभी कोई तकलीफ आ रही होगी। आप सिंपली किसी का भी जो K ओवरऑल वैल्यू है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपके लिए एक और क्वेश्चन है जिसका आपको सिंपली क्या करना है, K ओवरऑल जो वैल्यू है वो आपको बताना है। यहाँ पे आपके पास K ओवरऑल वैल्यू दिया है, आपको क्या करना है, EA ओवरऑल की वैल्यू निकालनी है। ओके, यानी एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल की वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, K ओवरऑल की वैल्यू क्या है, K2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका, यानी सॉरी इस तरीके से नहीं आएगा, ये इस तरीके से। यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है K ओवरऑल, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको दिया है K2, ब्रैकेट के अंदर दिया है आपको K2 डिवाइडेड बाय K4, ब्रैकेट क्लोज 1/2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास K1, यहाँ पे आपके पास 1/3, और आपको पूछा है EA एक्टिवेशन ओवरऑल के बारे में। ओके, तो इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे बताना है। अगर आप चाहते हो ऑप्शन, तो ऑप्शन भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ये क्या आ जाएगा आपका, E2 माइनस E3 माइनस 1/2 E4 प्लस आपका 1/3 E1। ओके, ये आपका पहला ऑप्शन। ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन है E2 माइनस E3 प्लस आपका 1/2 E4। ओके, प्लस आपका 1/2 E1। ओके, उसी तरीके से आपका तीसरा ऑप्शन दिया है सी वाला, वो क्या दिया है आपके पास, E2 प्लस आपका 1/2 E3 प्लस आपका 1/2 E4 प्लस आपका 1/3 E1 दिया है। ओके, और जो लास्ट वाला ऑप्शन दिया है डी वाला, वो दिया है आपको E2 प्लस आपका 1/2 E3 माइनस 1/2 E4। ओके, प्लस आपका 1/3 E1 दिया है। ओके, तो आप सिंपली यहाँ पे मुझे आप बताओगे कि इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या आएगा। ओके, बहुत ज्यादा सिंपल है ये, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है।
तो इसका आपको पता है कि जो ई ए ओवरऑल है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि जो के ए वन होता है वो ई वन वन होता है, जो आपका के टू होता है वो आपका ई ए टू होता है, जो आपका के थ्री होता है वो आपका होता है ई ए थ्री होता है, और जो आपका के फोर होता है वो आपका ई ए फोर होता है। ओके, और सपोज यहाँ पे आपको 1/2 दे दिया जाए तो यहाँ पे आपका 1/2 ही आएगा। यहाँ पे अगर आपको 3/2 दे दिया जाए तो यहाँ पे भी आपका 3/2 आएगा। यहाँ पे अगर आपको 3 दिया जाए तो यहाँ पे भी आपका 3 आएगा। यहाँ पे आपको 1/5 दे दिया जाए तो यहाँ पे भी आपका 1/5 आएगा। तो सिंपली आप एक्टिवेशन एनर्जी हो या फिर रेट कांस्टेंट हो वो आप निकाल सकते हो, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको k -1 दिया हो तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी भी सेम आएगी, e -1 आएगा। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी हमने बेसिक जो फॉर्मूले आपको बताए हैं उसको सिर्फ आपको याद करना है और याद रखना है, और वो अगर आपको याद है तो आप आसानी से किसी का भी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आप निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देखो ये फॉर्मूला आपको दिया है, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में सेट कर लो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ओवरऑल। ओके, और साथ में यहाँ पे आपको जो के ओवरऑल का वैल्यू है वो भी यहाँ पे आपको दिया है, इस तरीके से आपको के ओवरऑल का भी जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट भी कर सकते हो, सिंपली आपको क्या करना है, के ओवरऑल वैल्यू की जगह यहाँ पे ई वन जो ई टू दिया है वहां पे आपका के टू आएगा, प्लस आपका के वन माइनस आपका के टी वन आ जाएगा। ओके, पावर में, तो इस तरीके से आप इसको भी लिख सकते हो। अगर आपको इसके अंदर कोई दिक्कत आएगी तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके बताओ आपको क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करिए। और हम ऐसे ही बहुत सारे CSIR नेट केमिकल साइंस और गेट के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर और साथ में जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे कवर करने वाले हैं, यानी पूरा एंटायर सिलेबस। तो उसके लिए भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।